मैं संजय शर्मा एक बार पुनः हम लोग बातें कर रहे थे अधिगम सिद्धांतों की। हम लोग अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने बात की थॉर्नडाइक के बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस की। थॉर्नडाइक यूएसए के रहने वाले हैं, उनका जन्म 1874 में हुआ था, उनकी डेथ 1949 में हुई थी। उन्होंने पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग किया था, इस कारण उनको पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात की थी कि इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया, पशुओं पर जो सबसे पहला मोनोलॉग एनिमल इंटेलिजेंस जो प्रचारित किया, प्रकाशित किया, वो 1898 में किया था। यही 1898 की जो समय है, जो ईयर है, ये हमारे हाल ही में व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जनवरी 2020 के पेपर में भी यही प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं यहां पर थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। मित्रों, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है उसका नाम क्या है। याद रखिएगा, चाहे आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा की बात करें, चाहे आप ग्रेड 2 की बात कर लें, इवन ग्रेड 3 की बात कर लें, या केवीएस, टीजीटी, पीजीटी की बात कर लें, यहां से यानी अधिगम सिद्धांतों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ईएल थॉर्नडाइक की। ईएल थॉर्नडाइक का नाम अधिगम सिद्धांतों में सबसे बहुमुखी रूप में या सबसे महत्वपूर्ण सोपान पर लिया जाता है। इस कारण थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, चूंकि थॉर्नडाइक सीखने के नियमों का प्रतिपादन भी करते हैं और थॉर्नडाइक को सीखने के नियमों का प्रतिपादक और जनक भी कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर हम लोग थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की सबसे पहले चर्चा करते हैं, जिसमें हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांतों का नाम। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं नामों की। मित्रों, ये नाम जो हैं थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के उपनाम भी हम कह सकते हैं इनको। और पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बनता है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत का निम्न में से नाम क्या है, उपनाम कौन सा है, इसको कितने सारे नामों से पुकारा जाता है, सबसे पहला प्रश्न बनता है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस अधिगम सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद इस सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। मित्रों, प्रयत्न एवं भूल और प्रयास एवं त्रुटि ये एक ही जैसे नाम हैं। इनको इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। ये थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का नाम है। एक और नाम यहां पर यह सिद्धांत बल देता है। हम इस सिद्धांत में बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक का जो सबसे चर्चित और सबसे जो फेमस प्रयोग था वो था बिल्ली पर किया गया प्रयोग। ऐसा नहीं है, थॉर्नडाइक ने लगभग सभी पशुओं पर, सभी जानवरों पर, सभी प्रकार के एनिमल्स पर इन्होंने प्रयोग किया था और अपने प्रयोगों के आधार पर इस बात को सिद्ध किया, प्रमाणित किया कि वास्तव में कोई भी पशु या बालक या शिशु जो सीखता है, उस सीखने की जो प्रक्रिया है उसके प्रयास होते हैं, उसकी गतिविधि होती है, उसकी गत्यात्मकता होती है, उसकी क्रियाशीलता होती है।
और उसी के आधार पर इन्होंने उद्दीपक के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया को सीखने का आधार बताया। यहां पर इसीलिए कहा गया कि जब कोई प्राणी या अधिगम करता किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बार बार प्रयास करता है, कोशिश करता है, एफर्ट लगाता है, प्रैक्टिस करता है, भले ही उसमें त्रुटियां हों, भले ही उसमें बहुत सारी भूलें हों, लेकिन वह उन प्रयासों की सहायता से एक सही अनुक्रिया का चयन कर लेता है जो उसे सीखने में सरलता, स्थायित्व और सुगमता प्रदान करती है। तो मित्रों, यहां पर इस सिद्धांत का नाम भी इसी आधार पर पड़ गया, प्रयास एवं त्रुटि का, यानी ट्रायल, बहुत सारी कोशिशें, भले ही उसमें बहुत सारी भूलें हों, त्रुटियां हों, गलतियां हों, लेकिन उन प्रयासों के आधार पर सीखना सरल, सुगम और स्थायी बनता है। आगे बात करते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम और बहुत सारे नामों से जानते हैं। देखिएगा, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यहां पर दो बातें हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अब सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है कि यह उद्दीपक क्या है। इसी को अंग्रेजी में SR थ्योरी कहा जाता है, SR थ्योरी कहा जाता है। S फॉर स्टिमुलस एंड R फॉर रिस्पॉन्स। स्टिमुलस यानी उद्दीपक, उद्दीपक का सीधा सा अभिप्राय इन सभी सांसारिक भौतिक वस्तुओं से है जिनको प्राणी या पशु या जानवर प्राप्त करना चाहता है। यानी एक भूखे प्राणी को भोजन की आवश्यकता है, तो वो भोजन जो है, वो भोजन उसके लिए उद्दीपक है। आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी की अनुभूति हो रही है, तो आप जब सर्दी की अनुभूति होती है तो हमें कंबल और रजाई की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब गर्मी की अनुभूति होती है तो हमें पंखे, कूलर या एसी की आवश्यकता होती है। तो ये जो पंखा, एसी, कूलर या वो रजाई या कंबल जो है वो वास्तव में उद्दीपक हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर उस उद्दीपक रूपी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्राणी जो अनुक्रिया करता है, तो ये जो आधार बनता है, इसी आधार को यहां पर E.L. थॉर्नडाइक इसी आधार को यहां पर सीखने का एक मार्ग बताते हैं, सीखने का एक तरीका बताते हैं, सुझाते हैं। आगे बात करते हैं। इस थ्योरी के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसे यहां पर संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। संयोजनवाद, मित्रों एक बात याद रखनी है, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांतों के संदर्भ में संयोजनवाद का जनक E.L. थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। संयोजनवाद का जनक किसको कहा जाता है? E.L. थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है, चूंकि इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान, जो कि इन्होंने बिल्ली पर किया था, उस प्रयोग के अंतर्गत इन्होंने बिल्ली की अनुक्रियाओं का संयोजन भोजन या रोटी के टुकड़े रूपी उद्दीपक के साथ स्थापित किया और उसी के आधार पर बिल्ली ने वहां उस लीवर पर पैर रखने की अनुक्रिया को सीख लिया था, जो कि सीखने का आधार बना और लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग बना। वहां पर हम प्रयोग के दौरान इन सब बातों की चर्चा भी करने वाले हैं इसी सिद्धांत में। उसके बाद इस सिद्धांत को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत को अधिगम का आवृत्ति सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि मित्रों इसमें आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति, रिपीटेशन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, रिवीजन जिसे कहते हैं, इसे पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। इसे निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है, निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत में सीखने का जो आधार है, जो बेस है, जो अवस्था है, जो प्रक्रिया है, वो है क्रियात्मक पुनरावृत्ति, यानी विभिन्न अनुक्रियाएं
जिनको प्राणी या अधिगम करता अपने लक्ष्य प्राप्ति न होने तक बार बार करता है, भले ही उनमें त्रुटियां हों, भूलें हों, और इसी आधार पर वह लक्ष्य को प्राप्त करना सीख लेता है। यही थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की मूल अवधारणा है। उसके बाद इसे और भी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है अधिगम का अतार्किक सिद्धांत। अतार्किक सिद्धांत क्योंकि अतार्किक क्यों कहा गया? क्योंकि यहां इस सिद्धांत में प्राणी, पशु या शिशु बालक अपना तर्क का इस्तेमाल उपयोग नहीं करता है। और वैसे भी हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि शैशव अवस्था में तार्किक चिंतन का अभाव होता है। क्लियर है? वहां पर बालक तार्किक चिंतन नहीं करता। इस कारण इस सिद्धांत का संदर्भ प्राथमिक स्तर के बालकों हेतु सबसे ज्यादा उपयोग में या काम में लिया जाता है, तो इसे अतार्किक सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसको एस कारक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। एस कारक क्यों कहा जाता है? एस कारक कहने का सीधा सा अभिप्राय है स्टिमुलस बेस्ड, यानी जो सिद्धांत, जो अधिगम थ्योरी उद्दीपक पर आधारित है, उद्दीपक बेस्ड, यानी सामने लक्ष्य होना अनिवार्य है। कौन से अधिगम सिद्धांत में? थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में। क्लियर है मित्रों? तो इसीलिए इसको एस कारक सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि इसे हम दूसरे शब्दों में लक्ष्य युक्त अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सिद्धांत, इसे अधिगम का साहचर्य संबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। यहां पर थॉर्नडाइक के प्रयोग में यह बताया गया है कि थॉर्नडाइक बिल्ली के प्रयोग में इस बात को सिद्ध करते हैं कि बिल्ली द्वारा की जाने वाली अनुक्रियाएं, उछल कूद या विभिन्न अनुक्रियाएं रोटी के टुकड़े रूपी उद्दीपक के प्रति साहचर्य संबंध को स्थापित करती हैं। इस कारण सिद्धांत का नाम साहचर्य संबंध पड़ जाता है। आगे बात करते हैं। इस अधिगम सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, संबंधवाद का अधिगम सिद्धांत। संबंधवाद का अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ये बहुत सारे नामों से हम यही सीखना चाह रहे हैं। उसके बाद इसे अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी बॉन्ड थ्योरी भी इसी को कहा जाता है। अधिगम का बंध सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी इसी को कहा जाता है। अधिगम का बंध सिद्धांत किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को। किसको? थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को बॉन्ड, क्योंकि प्रयोग के दौरान बिल्ली की विभिन्न अनुक्रियाएं लक्ष्य रूपी उद्दीपक यानी रोटी के टुकड़े के साथ बॉन्ड हो जाती हैं, बंध जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिल्ली लीवर पर पंजा मारने की अनुक्रिया को सीख लेती है, और वही सीखने का अभिप्राय है, सीखने को परिभाषित करता है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत को करके सीखने का, बिल्ली के द्वारा करके सीखने का अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। करके सीखने,
लर्निंग बाय डूइंग। अधिगम के सिद्धांत में कोई भी शिशु बालक, कोई भी प्राणी यहां पर पहले अनुक्रियाएं करता है और उन अनुक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न अनुक्रियाएं या उछल कूद के आधार पर वह लीवर पर पंजा मारने की अनुक्रिया को सीख लेती है। इस आधार पर और यही उसका लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग होता है। तो मित्रों, यहां पर करके सीखने संबंधी अधिगम सिद्धांत इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट, अधिगम का यह सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया, ये उद्दीपक का ही यहां पर विशेषण रूप उद्दीपन कहलाता है। सो प्रिय विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल भी इस शब्दावली में उलझना नहीं है, अपितु सीधे सीधे भाव में इसे समझ लेना चाहिए कि यहां उद्दीपन और उद्दीपक नाउन होती है यानी संज्ञा होती है, और जबकि उद्दीपन उसका सीधे से अभिप्राय में विशेषण रूप होता है, एडजेक्टिव फॉर्म होता है। तो यहां पर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो ये बहुत सारे नामों की चर्चा हम लोगों ने यहां पर थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में की है। अब इन सभी नामों की विस्तृत व्याख्या यहां पर अधिगम के इस बिल्ली के प्रयोग के दौरान सिद्ध होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का प्रयोग। मित्रों, एक बार क्या हुआ, थॉर्नडाइक ने एक ऐसा पजल्स बॉक्स दिया। ये क्वेश्चन व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, पुटअप किया जा चुका है। थॉर्नडाइक द्वारा अपने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में पिंजरा यानी ये जो पजल्स बॉक्स है ये क्या है, तो ये बाधा है। क्या है? बाधा है उस अधिगमकर्ता के लिए, उस लर्नर के लिए। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं प्रयोगात्मक स्थिति से। तो मित्रों, ये एक क्या है, यहां पर ये एक पजल्स बॉक्स है, इसको पिंजरा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए और यहां पर आपसे पूछ ले थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में अधिगमकर्ता यानी बिल्ली के लिए बाधा क्या है, और आपको विकल्प में दे दिया जाए पिंजरा, दूसरा विकल्प दे दिया जाए पजल्स बॉक्स, तीसरा विकल्प दे दिया जाए दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो ऐसी अवस्था में पिंजरा और पजल्स बॉक्स दोनों ही स्थितियों में, दोनों विकल्प होने पर आपको पजल्स बॉक्स ही उत्तर करना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट आंसर इसका यही है। आगे बात करें मित्रों, देखिए, तो इन्होंने ऐसा एक पजल्स बॉक्स लिया और उस पजल्स बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को कैद कर दिया। मैंने यहां पर लिख दिया है कैट, आप समझ जाइएगा। इस भूखी बिल्ली को इसमें कैद कर दिया और सामने इधर की तरफ यहां पर रोटी का टुकड़ा रख दिया। अब बेचारी भूखी बिल्ली और उसको सामने क्या दिखाई दे रहा है, उसका भोजन, उसके लिए उद्दीपक। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न, ये रोटी का टुकड़ा क्या है? उद्दीपक है। क्या है? उद्दीपक। आप चाहें तो उद्दीपक को लक्ष्य भी कह सकते हैं, आप चाहें तो इसे आवश्यकता भी कह सकते हैं, नीड भी कह सकते हैं। हम लोग लिटरली बात करेंगे कि अभिप्रेरणात्मक सोपानों में आवश्यकता क्या है, तो किसी चीज की कमी अथवा पूर्ति, यानी कमी, अभाव और अधिकता आवश्यकता कहलाती है, नीड कहलाती है। जैसे एक प्यासे व्यक्ति के पास पानी की कमी का होना, पानी का अभाव होना उसकी नीड है, लेकिन पानी स्वयं क्या हो गया वहां पर? वो उद्दीपक हो गया। इसी प्रकार भोजन तो उद्दीपक हुआ और भोजन का अभाव उसकी नीड हुआ, उसकी आवश्यकता कहलाया।
हम लोग लिटरली मोटिवेशन के सोपानों में पहला जो सोपान डिस्कस करेंगे वो होगा आवश्यकता, नीड जिसे कहते हैं। और वास्तव में आवश्यकता से सीधा सा अभिप्राय किसी उद्दीपक का अभाव या उसकी अधिकता। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने का प्रयास किया, एक भूखे व्यक्ति को भोजन का जो अभाव है वह अभाव उसकी नीड है, उसकी आवश्यकता है। एक आपको बहुत तेज गर्मी लगी हुई है और वहां पर पंखा यानी पंखे की हवा या हवा का जो अभाव है वो अभाव आपकी आवश्यकता बना हुआ है। लेकिन डायरेक्ट पंखा, एसी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऐसा कि निम्न में से पानी, भोजन, पंखा, गाड़ी, घर, कपड़े आदि क्या हैं? तो ये उद्दीपक हैं या प्रोत्साहन हैं, इंसेंटिव्स हैं। जबकि अगर आपसे कहा जाए कपड़ों की, भोजन की कमी क्या है, तो ये आवश्यकता है। ऐसा हम लोग बात करेंगे। यहां पर इस प्रयोग में हम बात करें, जब बिल्ली को थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को जब पिंजरे में कैद कर दिया, पजल्स बॉक्स में कैद कर दिया और सामने रख दिया रोटी का टुकड़ा। अब बेचारी बिल्ली उस रोटी के टुकड़े रूपी उद्दीपक को देखकर उसे पाने का प्रयास करती है। वही उसका उद्दीपक है, वही उसका लक्ष्य है, वो उसको चाहिए क्योंकि वो अपनी भूख को मिटाना चाहती है। क्लियर है? अभी उसके पास चूंकि रोटी का टुकड़ा नहीं है तो उसका अभाव है, लेकिन वो सामने है, तो इस सामने उपस्थित उद्दीपक की प्राप्ति के लिए वह बिल्ली इस पिंजरे में भागदौड़ करती है। क्या करती है? उछल कूद मचाती है, उछल कूद मचाती है और उछल कूद भागदौड़ करती है, भागदौड़ करती है। और आखिरकार क्या होता है, यहां पर जैसे ही पिंजरे में लगभग 100 उछल कूद, माना कि बिल्ली 100 उछल कूद करने के बाद उसका पैर, उसका पंजा अचानक से यहां पर लगे हुए एक लीवर पर जाता है और जैसे ही पंजा लीवर पर पड़ता है तो पिंजरे का यहां लगा हुआ यह दरवाजा खुल जाता है और खुलते ही बिल्ली अपने भोजन के पास जाती है और भोजन पाकर बहुत प्रसन्न होती है। उसकी आवश्यकता की पूर्ति या उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, यहां पर बिल्ली ने लगभग 100 प्रयास किए, 100 उछल कूद की, उसके बाद उसे अपने भोजन रूपी उद्दीपक की प्राप्ति हो गई। अब क्या किया? थॉर्नडाइक ने इसी प्रयोग को, बिल्ली पर किए गए इसी प्रयोग को फिर दोबारा दोहराया कुछ दिनों के बाद, और कुछ दिनों बाद फिर से बिल्ली को भूखा रखा गया। वही बिल्ली है, वही पिंजरा है और वैसे ही भूखी बिल्ली के सामने रोटी का टुकड़ा रखा है। इस बार क्या हुआ? बिल्ली ने अपने पूर्व अनुभवों की सहायता से बिल्ली ने पिंजरे के इस वाले हिस्से में दौड़ नहीं लगाई, यानी इस बार बिल्ली ने पिंजरे का लगभग 1/4 हिस्सा छोड़ दिया जहां पर बिल्ली ने उछल कूद नहीं की। चूंकि अब देखना मित्रों, यहां पर बहुत सारे नाम सिद्ध होते हैं। चूंकि अगर बिल्ली एक तार्किक प्राणी होती तो बिल्ली को व्यर्थ की त्रुटियां यानी 100 उछल कूद बेकार में नहीं करनी पड़ती और वह एक ही प्रयास में अपने भोजन की, अपने उद्दीपक की प्राप्ति कर लेती। परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि बिल्ली एक तार्किक प्राणी नहीं है। यहां पर बिल्ली सिर्फ अपने विभिन्न प्रयासों और उछल कूदों के आधार पर ही अपने लीवर पर पंजा मारने की अनुक्रिया को अधिगमित करती है, सीखती है, जिससे उसकी लक्ष्य प्राप्ति सरल और सुगम बन जाती है। मित्रों, प्रयोग को, किसी भी थ्योरी अधिगम सिद्धांत के प्रयोग को समझना सबसे ज्यादा कंपलसरी है, जरूरी है। अगर प्रयोग हमें समझ में आ गया तो तय मान लीजिएगा निश्चित रूप से हमें उस सिद्धांत का
संपूर्ण कंटेंट अवधारणा हमने सीख ली है। क्लियर है? देखिएगा, तो बिल्ली ने दूसरी बार के प्रयोग में केवल 75 प्रयासों में 75 उछल कूद में लीवर पर पंजा मारा और अपना भोजन प्राप्त कर लिया। क्लियर है? तीसरी बार के प्रयोग में बिल्ली ने केवल आधे पिंजरे में दौड़ लगाई और अपने भोजन की प्राप्ति कर ली। अब एक समय ऐसा आया जब इसी प्रयोग को थॉर्नडाइक द्वारा बार बार रिपीट किया गया, दोहराया गया, तो एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने सीधा उस पर लीवर पर पंजा मारा और अपना भोजन प्राप्त कर लिया। यानी कि अधिगम का यह सिद्धांत यह बताता है, यह सिद्ध करता है कि कोई भी प्राणी या कोई भी अधिगम करता अपनी विभिन्न अनुक्रियाओं, प्रयासों अथवा गतिविधियों के माध्यम से, भले ही उसमें गलतियां हो, बिल्ली से भी गलतियां हुई, कभी पिंजरे में यहां पर इधर दौड़ी, कभी इधर दौड़ी, व्यर्थ की उछल कूद की, व्यर्थ के प्रयास किए, बहुत सारी बेकार त्रुटियां हुई, उसके बावजूद भी उन प्रयासों में से उसने लीवर पर पंजा मारने का एक सफल प्रयत्न, एक सही अनुक्रिया ढूंढ ली थी, जो कि उसे लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचाने में सरल हुई और आसान बनी। तो मित्रों, अधिगम के सिद्धांत में प्रयोग से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न यहां से बनते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, यहां पर बिल्ली क्या है? ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ऐसा प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, ऑलरेडी पुटअप किया जा चुका है कि थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में बिल्ली क्या है। और विकल्प आपको कैसे देता है? ऑलरेडी ऐसे आरपीएससी ने दिए हैं। क्या प्रश्न यहां पर विकल्प देगा? बिल्ली एक पालतू जानवर है। दूसरा विकल्प दिया जाएगा, बिल्ली एक जानवर है। तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा, बिल्ली एक प्राणी है। और चौथा विकल्प दिया जाएगा, बिल्ली अधिगम करता है। तो मित्रों, यही विकल्प बिल्कुल सही है। बहुत सारे विद्यार्थी जिनको शिक्षा मनोविज्ञान का सिलेबस ही पता नहीं है, जिनको शिक्षा मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक की बिल्ली को ही नहीं जानते, तो वो लोग तो वहां पर उसे पालतू जानवर या जानवर ही आंसर करेंगे। लेकिन मित्रों, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को भलीभांति ढंग से अध्ययन किया है, पढ़ा है, और ये तय मान लीजिएगा, खासकर व्याख्याता भर्ती परीक्षा ग्रेड फर्स्ट के विद्यार्थी जिनके सब्जेक्ट सेकंड पेपर के साथ मनोविज्ञान को ऐड किया गया है, उसके पीछे यही तर्क है, यही स्टेटमेंट है कि वास्तव में वो अपने सब्जेक्ट में साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए उन सब चीजों को सीखें और समझें। इसीलिए बहुत का आवश्यक हो जाता है कि आप अपने विषय को पढ़ने से पहले, क्योंकि विषय तो व्यापक है और यहाँ पर केवल 30 प्रश्नों के साथ शिक्षा मनोविज्ञान को ऐड कर दिया गया है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों पर आपको कमांड करना है, आपको इनको अपने अधिग्रहण में ले लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और बहुत सरल सा, क्योंकि यहाँ पर ये लॉजिक बेस्ड आजकल अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज के आधार पर और अपनी डेली लाइफ की नॉलेज के आधार पर भी अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपको कंसेप्ट पता हो। लेकिन हमको कंसेप्ट ही पता नहीं है, थॉर्नडाइक की बिल्ली को ही हम नहीं जानते, तो हम उसको अधिगम करता कैसे मानेंगे? शायद नहीं मानेंगे और पहले विकल्प को ही छू लेंगे, यानी बिल्ली यहां पर थॉर्नडाइक के सिद्धांत में एक पालतू जानवर है। ऐसा नहीं है मित्रों, बिल्ली यहां पर क्या है? अधिगम करता है, लर्नर है। अधिगम करता यानी लर्नर, क्योंकि इस प्रयोग में थॉर्नडाइक बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बिल्ली को यहां पर सिखाया जा रहा है
किस आधार पर? विभिन्न अनुक्रियाओं के आधार पर लीवर पर पंजा मारने की सही अनुक्रिया को कौन सीख रहा है? बिल्ली सीख रही है। इसीलिए बिल्ली यहां पर लर्नर हुई, अधिगम करता हुई। पहला। दूसरा प्रयोग से आपसे प्रश्न बन सकता है, वो दूसरा क्वेश्चन यहां ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहां थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में अधिगमकर्ता के लिए यानी बिल्ली के लिए बाधा क्या है, बैरियर क्या है? मित्रों, आपको याद होगा मैंने अधिगम सिद्धांतों की चर्चा से पहले आपको अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम सोपानों का जो डिस्क्रिप्शन दिया था, जो डिलीवरी दी थी, उसमें यही हम लोगों ने सीखा था। वहां पर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था विभिन्न अनुक्रियाएं यानी वेरियस रिस्पॉन्सेज। तीसरा सोपान हम लोगों ने पढ़ा था बाधाएं, बैरियर्स। तो बाधाएं आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इस सिद्धांत में बाधा कौन है? तो बाधा कौन है? पजल्स बॉक्स। क्या उत्तर होगा मित्रों? पजल्स बॉक्स। पजल्स बॉक्स। तीसरा प्रश्न आपसे बना सकता है यहां पर। तीसरा प्रश्न, ये रोटी का टुकड़ा क्या है? रोटी का टुकड़ा, ये रोटी का टुकड़ा क्या है? तो ये क्या है मित्रों? उद्दीपक है, स्टिमुलस है। क्या है? उद्दीपक या स्टिमुलस, जिसे आप लक्ष्य भी कह सकते हैं। चौथा प्रश्न प्रयोग से कौन सा बनाया जा सकता है? चौथा प्रश्न यहां पर बनाया जा सकता है, चौथा प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है लीवर पर पंजा मारना। लीवर पर पंजा मारना या पैर रखना। लीवर पर पैर रखना क्या है मित्रों? यह है सही अनुक्रिया का चयन, या इसे सफल प्रयत्न भी कह सकते हैं। सही अनुक्रिया का चयन। और पांचवा प्रश्न आपका प्रयोग से बन सकता है, और वो है मित्रों ये रहा, यानी बिल्ली के द्वारा की गई उछल कूदें, की गई उछल कूदें क्या हैं? तो ये क्या हैं? विभिन्न अनुक्रियाएं हैं। क्या हैं? विभिन्न अनुक्रियाएं, यानी वेरियस रिस्पॉन्सेस, विभिन्न अनुक्रियाएं। और एक और प्रश्न बन सकता है, लास्ट छठा प्रश्न जो हमसे एग्जामिनर प्रश्न प्रयोग से बना सकता है, वो प्रश्न बन सकता है अधिगमकर्ता के लिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है? तो मित्रों यहां पर उस बिल्ली को सिर्फ अपने, भूखी बिल्ली को अपने उस आवश्यकता की अभाव संबंधी प्रोत्साहन या उद्दीपक रोटी के टुकड़े का दिखाई देना, रोटी के टुकड़े का दिखाई देना मात्र अभिप्रेरणा का कार्य करता है। और दिखाई देने मात्र से बिल्ली उस पिंजरे में उछल कूद करती है, विभिन्न अनुक्रियाएं करती है और सीखने का यानी उस उद्दीपक को प्राप्त करने का प्रयास करती है, जिससे वह अपनी त्रुटिपूर्ण अनुक्रियाओं के बावजूद वह अपनी उस लीवर पर पंजा मारने की या पंजा रखने की उस सफल क्रिया को या सही अनुक्रिया को चुन लेती है, सीख लेती है, जो कि सीखने को या लक्ष्य प्राप्ति को सरल, स्थायी और सुगम बना देता है। तो मित्रों यहां पर ये सारी बातें केवल थॉर्नडाइक के इस बिल्ली के द्वारा किए गए, बिल्ली पर किए गए इस प्रयोग के अंतर्गत इतने सारे क्वेश्चन अधिकतम आपसे बनाए जा सकते हैं। और ऐसे प्रश्न पहले भी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में बनाए जा चुके हैं। इसीलिए मित्रों गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे थॉर्नडाइक के कंट्री या उसके निवास से प्रश्न बनाया जाए
या उसके जन्म से प्रश्न बनाया जाए, या उसकी थ्योरीज से प्रश्न बनाया जाए, या उनके महत्वपूर्ण योगदान से प्रश्न बनाया जाए। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया तो वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक बने और प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी भी बने। इसी प्रकार दुनिया में सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किया, इस कारण पशु मनोविज्ञान के जनक बने। सबसे पहले इन्होंने संयोजनवादी अवधारणा को प्रतिपादित किया तो संयोजनवाद के जनक बने। इसी आधार पर ऐसे प्रश्न यहां पर प्रयोग से भी पूछे जा सकते हैं। अब मित्रों, यहां थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के इस प्रयोग के बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के इस अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक महत्व, यानी शिक्षा के संदर्भ में यहां पर यह छोटे बालकों या बड़े बालकों या मध्यम क्लासेस के बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है अथवा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक महत्व इस सिद्धांत का कितना है। वास्तव में क्या आज एक शिक्षक भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अधिगम सिद्धांत का प्रयोग कर सकता है या नहीं, उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे अपने इसी सिद्धांत में। लेकिन मित्रों, ये जो बातें हैं शैक्षिक महत्व से संबंधित जो चर्चा है वो अपन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली क्लास में, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रयोग को सीखा और थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांतों की चर्चा पर फोकस किया। मित्रों, यहाँ इन अधिगम सिद्धांत के जो उपनाम हैं, ये ढेर सारे जो नामावली है, इसका भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप इसे भी ध्यानपूर्वक सीख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट की, अपने मुख्य सेकंड पेपर की उधेड़ बुन में व्याख्याता भर्ती परीक्षा के बालक यही गलती करते हैं कि वो शिक्षा मनोविज्ञान को ज़्यादा समय नहीं देते, ध्यान नहीं देते हैं और उनका सिर्फ एक एक क्वेश्चन की वजह से वो असफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी गलती हमें इस बार बिल्कुल नहीं करनी है। इस बार हमें शिक्षा मनोविज्ञान को उसके रेशो के अनुरूप समय देना होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि आप सिर्फ क्लास को 2-3 बार रिमाइंड करके सुन लीजिएगा, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। क्लियर है? और साथ ही साथ हम लोग इन सब का आपको PDF फॉर्मेट में भी मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो हम लोगों ने थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांतों के नामों की चर्चा की और प्रयोग की बात की। प्रयोग के माध्यम से थॉर्नडाइक के संपूर्ण अधिगम सिद्धांत की कहानी को हमने सीख लिया है। अब हम जब बात करने वाले हैं इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व की, एजुकेशनल इंपोर्टेंस की बात करें, तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि वास्तव में ऐसे सिद्धांत का प्रयोग केवल छोटे बालकों के लिए ही उपयोगी हो सकता है, या ये पशुओं पर ही प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि आप बड़े बालक जो कि तार्किक होते हैं, क्या उनको आप बहुत सारी गलतियां करने के लिए प्रेरित करेंगे? नहीं। क्या वो गलतियों को सहन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो त्रुटियां बार बार करने के आदती हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यह सिद्धांत केवल छोटे बालक, जैसे एक छोटा शिशु है, एक छोटा बालक है जिसको उसकी मां चलना सिखाना चाहती है और अभी वो छोटा है, वो उस बालक को वो उंगली पकड़ के खड़ा करती है, बालक एक कदम रखता है और लड़खड़ाकर गिर जाता है, उसे पुनः खड़ा करती है, फिर गिर जाता है, फिर गिरता है, फिर उठाती है, फिर गिरता है, फिर उठाती है, फिर गिरता है, फिर उठाती है। यानी वो गिरने की और उठने की बहुत सारी विभिन्न अनुक्रियाएं कर रहा है, वो गिरने की त्रुटियां कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसे बार बार क्या करवाया जा रहा है? अभ्यास, प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और उस गिरने और उठने की उस प्रक्रिया से वह बालक अपने पैरों पर संतुलन बनाना सीख लेता है, और यह संतुलन बनाने की जो सही अनुक्रिया है उस बालक को चलने में सहायक सिद्ध होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार थॉर्नडाइक की बिल्ली के साथ हुआ। तो मित्रों, यहां पर यह सिद्धांत
छोटे बालकों या प्राथमिक स्तर के बालकों हेतु सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होता है। दूसरी बात, ऐसा सिद्धांत यानी कि थॉर्नडाइक का यह अधिगम सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए या पिछड़े बालकों के लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मंदबुद्धि बालकों को आप क्या करेंगे, उनको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे। भले ही उनमें बहुत सारी त्रुटियां हों, लेकिन कभी ना कभी उन त्रुटिपूर्ण अनुक्रियाओं के बावजूद भी वह मंदबुद्धि बालक एक सही अनुक्रिया करेगा और उसी के आधार पर वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सरलता महसूस करेगा। तो मित्रों, ये तो बात थी यहां पर थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के उपनामों की और प्रयोग की। तो अपनी क्लास को हम यहीं विराम देंगे, और चूंकि हम इसके बाद इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व और थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों की चर्चा भी हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।